वो नहीं चालू हो रहा है ना कैसे? जैसे मान लीजिए इसको हल करने की बात है, तो अगर आप कुछ सोचना नहीं चाहते तो सीधा सीधी कहेंगे सर 1250 का मने गुणा और 88% मतलब बटा में 100, ऐसे करेंगे नॉर्मल। सर 0 से 0 काट लेंगे, 5 से 2 बार में, 5 से 25 बार में, 2 से 44 बार में, 25 गुणे 44 कर लेंगे, हमारा आंसर 25 चौके 100, 25 चौके 100 और 10 110, 1100 मेरा आंसर आ जाएगा। आंसर आना बड़ी बात नहीं है, आंसर तो आ ही गया। सर क्या ये आंसर विदाउट कैलकुलेशन आ सकता था? जवाब है बिल्कुल आ सकता था। कैसे? यही प्रश्न था कि 1250 का मुझे 88% निकालना था। तो देखो ध्यान से, सर ये 1250 से हम अपने स्टैंडर्ड परसेंटेज 12.5 तक जा सकते हैं। कैसे? सर अगर मैं इसमें 100 का भाग दे देता, क्या ये 12.5 बन जाता? अगर मैं x और y में से, बीच में तो गुणा है ना, अगर मैं x में 100 से भाग दिया, क्या मुझे y में 100 से गुणा करना पड़ेगा बैलेंस रखने के लिए? ये ऑलवेज x इंटू वाई चाहिए हमको। अगर मैंने x में 100 से अपने मन से भाग दे दिया तो y में 100 का गुणा करूंगा तब ना x y मेंटेन रहेगा। तो अगर मैंने इसमें 100 से भाग दिया तो मैं इसमें 100 से गुणा करूंगा तो ये वैल्यू 8800 दिखेगा। अब कहोगे सर ये 88% ही तकलीफ दे रहा था, 8800% हो गया, क्या मैं परसेंटेज को इधर उधर कर सकता हूं? तो सर इस परसेंट को उठा के इसको दे दूं तो क्या इसी चीज को ऐसे लिख सकते हैं, 100 से भाग होगा तो 12.5% का 8800, इसका 8800 का, क्या 8800 का 1/8 निकाला जाए 1100? यस सर, वो आंसर आ जाएगा। लेकिन ये करने में आपको
पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये मैं तो दिखाया ना लिख के, परंतु ये मने मन किया जा सकता था। कैसे सर 1250 में 100 से भाग दिया 12.5 बन गया, और 88 में 100 का गुणा किया 8800 बन गया, यानी मुझे 8800 का 12.5% निकालना, यानी 1/8 निकालना। आराम से दिख जाएगा 1100। नहीं मजा आ रहा है ना? एक लिख रहा हूँ, बता बेटा इसको कितना होगा। इसको करना क्या है कि सर देखो 624 ना स्टैंडर्ड परसेंटेज नहीं है, लेकिन 250 में से 25 मेरे काम का दिख रहा है, तो मैं इसमें 25 तो मेरे काम का, 250 थोड़े मेरे काम का, तो मैं इसमें 10 से भाग दूंगा, ये बनेगा 25, और इसमें 10 का गुणा करूंगा, ये बनेगा 6240। क्या इस जीरो को यहाँ दे सकते हैं? इसका प्रोडक्ट जो है 250 गुणे 624 जो रहा होगा, क्या वो 25 गुणे 6240 भी वही रहा होगा? सर ये परसेंटेज उठा के हम इसको दे देते हैं, क्या अब थोड़ा हमारे काम का चीज दिखेगा? सर 25% तो 1/4 होता है। 1/4 को हम प्रैक्टिकल वे में कहते हैं आधा का आधा, 1/2 को कहते हैं आधा, और उसका भी कर दे आधा, तभी ना 1/4 होगा। यानी सर ये कहना चाह रहा है कि 6240 का 25% निकालने का अर्थ है, 6240 का यदि 25% निकालना है, इसका तात्पर्य है कि 6240 के आधा का आधा नहीं मीनिंग हुआ जी। क्यों? क्योंकि सर 1/4 का मतलब होता है आधा का आधा। 1/4 का मतलब क्या होता है? आधा का आधा। तो बताओ किसी नंबर को आधा करना आसान है कि नहीं? तो बताओ 6240 का आधा 31 आधा करो भाई, 31। सर एक बार और ना आधा, 3120 का आधा 1560। आप कहोगे सर 3120 का आधा करना है, तो अच्छा है कि हम पहले 3000 का आधा कर लें। 3120 कैसे बना है? 3000 प्लस 120, तो 3000 का आधा 1500 और 120 का आधा 60, तो मिला के 1500। ऐसे कर लो कि नहीं मौखिक? 1500 ऐसे करने के बाद कर कि आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है। ना तो अगर ज्यादा गणितज्ञ बनल ना, हम तो पढ़वे किए हैं, आप काहे हमको परेशान कर रहे हैं? तो भाई उत्तर तो आएगा, परंतु आपका स्पीड और स्किल दोनों नहीं बढ़ेगा। काम उन दोनों पे भी करना है। काटे में कहा मिले से काटे में चल रहा है, और कैसे लगेगा? 5 2 से 312 पहड़ा पड़ा 5 दूनी के 5 कम 5 5 दिया 15 आई जाएगा आंसर, परंतु मजा नहीं आएगा। आंसर आ गया होगा, मजा नहीं आया। मजा तो इधर है, तो आंसर भी आना चाहिए, मजा भी आना चाहिए। अगला प्रश्न लिखिए। अगला प्रश्न लिखिए साहब, बोलो। बहुत बड़का सवाल थोड़े है। 3780 का मने गुणा 24% मतलब बटा में नॉर्मल माइंड यही करता है। इस सर ऐसे ही करेंगे, काटेंगे, काट रहे हैं सर 10 को ना इतना तो है कि काटा नहीं जाता है, उसका काम है दशमलव बैठना। इसको मत काटिए, सीधे गुणा कर लेते हैं। अब 24 तो मुझे पढ़े नहीं किया, कोई बात नहीं, गुणा करना पड़ेगा। नॉर्मल दिमाग से करोगे तो गुणा तो करना ही पड़ेगा। अन्ना तो कहेगा 24 का पहाड़ा पढ़े से अच्छा काट के तनी छोड़ कर ताकि पहाड़वा पढ़ ले। 2 पचे 2 से 12, अब 12 का पहाड़ा याद है, खुश हो जाएगा। अब पढ़ 12 8 9, 12 7 84 9 93, अब 12 या 36 और 9 45। देख लीजिए गुणा, अब बटा में 5 सर जी भाग। कैलकुलेशन में ये सिखाया था कि किसी संख्या में 5 से भाग देना है तो डबल कर दो। 45 और 36 का डबल 90 172, लेकिन एक अंक पहले दशमलव ना, ऐसे
यही था आंसर। तो ये मजा आया, तो सीखने को नहीं मिला है। यहाँ तो वह है जो हम पहले से, खैर जो नहीं जानते वो ऐसे कर सकते हैं, जो जानते हैं इस बात को उनको कैसे करना चाहिए सुनिएगा ध्यान से। आप कहोगे सर ये जो 24% है ना, ये मेरे लिए डायरेक्ट कोई स्टैंडर्ड है नहीं, लेकिन इसके आगे वाला एक 25% था वो मेरे लिए स्टैंडर्ड डेटा है कि किसी नंबर का 25% निकालना उस नंबर के आधा का आधा होता है, नहीं होता है। तो अगर मैं 3780 का पहले 25% निकाल लेता तो क्या मैं उसको फिर 1% घटा देता, आंसर पहुंच जाता 24%। तो 24% को हमें देखना चाहिए 25% माइनस 1% के जैसा। और सर 1% भी मेरे लिए आसान है और 25% भी मेरे लिए आसान है, ओरल तरीका है। 25% का मतलब आधा का, तो क्या 3700 के आधा का आधा? 3700 का आधा पहले बताइए सर। 3600 प्लस 180 कर लो, 1890। 3600 का आधा 1800 और 180 का आधा 90। तो 1800 प्लस 90। क्या 3780 का आधा 1890 होगा? खाली आधा चाहिए कि एक बार और आधा चाहिए? एक बार और आधा। सर अगर 50% चाहिए तब ना आधा, ये तो 25% चाहिए। एक बार और करो 1890 का 945। 1800 का आधा 900। 90 का आधा 45। 900। क्या सर इस नंबर का 25% जो बनेगा वो 25% जो बनेगा इस नंबर का आधा 945 बनेगा? मुझे 25% चाहिए क्या? नहीं सर, मुझे 1% कम करना है ना। बताओ इस नंबर का 1%, 37.8। सर 1% 2 अंक पहले डेसिमल में जाता है, तो क्या 3780 का 1% 37.8। सर इसके 1% का मान होगा 37.8, घटाऊंगा तब ना 24 बनेगा। अगर 26 पूछा होता था जोड़ देते। जोड़ देते, तो 45 में से 38 घटा देते, क्योंकि 37 कुछ है तो उसको एक आगे बढ़ा के 38 घटा दो, तो 45 में 38 गया 7। लेकिन क्या ये 38 था? नहीं सर। 0.2 कम था ना, वही 0.2 लगा लो, घटाओ आया। यस सर। ये वो कैसे करेगा? 10 में से 2 गई ना, यहाँ भी लेट हो गया। आ रहा समझ में? अगला सवाल लिखिए। हाँ। इस प्रश्न को आप अगर बिना सोचे डायरेक्ट हल करते हैं, बिना सोचे, तो आपको लगभग 1 मिनट के आसपास समय लग रहा है। क्यों? क्योंकि अगर हम बिना सोचे करेंगे तो कैसे करेंगे सर? 3750 गुणे 32/100 करेंगे कि नहीं? हमें क्या सोचना है, जो दिया लिख दिए, और बाद खूब मन से काटेंगे और 5 से काटेंगे, 2 बार में 5 से काटेंगे 5 7 35, 5 5 25, और 2 से काटेंगे 16 का पढ़ा पड़ेंगे, 50 बचे 85, 16 से 112 8 120। ऐसे आ जाएगा हमारा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आंसर मजा नहीं है। मजा देखो कैसे आएगा। मैं यही कह रहा हूं कि आप हल करने से पहले जो 1 मिनट लगता है या 40 सेकंड लगता है हल करने में, अगर तो आप 10 सेकंड सोच लीजिए, बाकी 30 सेकंड में हो ही जाएगा। या फिर नहीं होगा तो पता चल जाएगा कि नहीं करो, तब वो 30 सेकंड बच जाए। इस सवाल को लिख करके काट कुट के हल करने में 30 सेकंड लगा, मान लेते हैं 30 सेकंड लगा। मैं कह रहा हूं कि उस 30 सेकंड का इस्तेमाल कैसे करना चाहिए कि सर हम पहले डायरेक्ट लिखेंगे नहीं, हम 10 सेकंड सोचेंगे कि क्या ये जो नंबर्स हैं हमारे सीखे हुए डेटा के अंदर मैच कर रहा है क्या? आपको हाँ सर, ये जो 3750 है ना, ये 37.5% हम इसको पढ़े हैं एक बार, कि अगर 100 से भाग देते तो 37.5 होता, और वही 100 का गुणा होता तो ये 3200 होता। ऐसा सोचने को बोल रहा हूँ। अगर 10 सेकंड लेके ये चीज दिख गया तो फिर आंसर भी दिख गया कि 37.5 जो है सर, ये 3/8 होता है।
हाँ यस सर। अब सर हमको निकालना है 3200 का 3/8वां भाग। क्या ये 4 1200 ही है? यस सर। इसकी बात कि आपको उस वाले से इस पे शिफ्ट करना है। बुराई दोनों में नहीं, लेकिन ज्यादा अच्छाई इसमें। आंसर दोनों से आ रहा है। आप कहोगे मैं हमको कहाँ पे क्या स्टेटमेंट लिखूंगा और बताना सही है या गलत। क्या ये पहला कथन सही है? ऑन रहने दीजिएगा इसको, ठीक है। ये मैंने स्टेटमेंट लिखा कि किसी संख्या का 100% संख्या स्वयं होता है। सत्य है? कोई पूछेगा 83 का 100% कितना होगा? 83 होगा। x का 100% कितना होगा? x से होगा। यही ना मतलब है। यो सही है। किसी संख्या का 50% संख्या का आधा होता है। 1300 का 50%, 1300 कि 1300 का आधा? 1300 का आधा कहाँ हुई? 650 हो जाएगा। 50% भी ओरले है ना? अच्छा ये बताओ 50% ओरल है तो 5% ओरले है। सर हम 50 में 10 से भाग दे देते तो 5 बन जाता है। तो 50% अगर कोई वैल्यू है उसमें 10 से भाग दे देंगे तो 5% बन जाएगा। नहीं बन जाएगा? 1200 का 5%। आप कहोगे सर 1200 का 50% तो आधा 600। अगर 50% 600 तो 5% एगो जीरो काटना है खाली। 50% 600 एगो जीरो काट दें तो 5% बराबर 60 दिखाई देगा। तो 50% के मदद से 5% भी निकल ही जाता है। हालांकि 10% का आधा करते थे तब भी निकल जाता था, बट क्या 50 के मदद से भी 5 निकल जाएगा? बोलिए। इन चीजों पे काम करना होगा तभी स्मार्ट स्टडी में कन्वर्ट होंगे आप, नहीं तो स्टडी चलते रहेगा खाली। तीसरा विषय लिख दिया? जो लिख रहा हूं सब सही? ठीक है। ये कह रहा है किसी संख्या का 25% निकालना है तो आधा का आधा कर दीजिए। जैसे अगर मान लो बोले कि 1600 का 25% क्या होगा? तुम कहोगे 1600 का आधा 800, 800 का आधा 400, तो 1600 का 25% 400 होगा। या शॉर्ट में 1/4, 1/4 को 1/4 कहा जाता है। तो 1600 का 1/4 सर 1/4 मतलब 4 से भाग लग जाना, तो 400 आ जाएगा आपका। ठीक है। ये ठीक है। किसी संख्या का 10% निकालना हो तो संख्या के दाईं ओर से एक अंक पहले दशमलव बिठा देंगे। ये ठीक है।
ये भी सही है। सर किसी संख्या का 1% निकालना हो ना तो संख्या के दाईं ओर से हम 2 अंक पहले दशमलव बैठा देंगे, और हमको अगर इतना आ गया तो बाकी सब भी इनके मदद से आ जाएगा। अब 2% निकालना होगा तो 1% की मदद से डबल करके, 2.5% निकालना होगा तो सर 5% के मदद से आधा करके, 5 का आधा 2.5 होता है। सर हमको 5.5 निकालना होगा तो सर 5% प्लस आधा % 5% तो आसान है, अब 0.5 वो से आसान है। एक बार और 10 से भाग, 50 में 10 से भाग दिए तो 5, और 5 में भी 10 से भाग देंगे तो 0.5, 5.5 भी निकल जाएगा। 4.5 निकालना होता था सर 5 निकाल के अब 0.5 घटा देते, तो ये सब परसेंटेज निकल जाएगा ना ओवरऑल। चलिए बस इतना ही तक पढ़ाया था अभी तक, रिवीजन के रूप में आपको इतना ध्यान रखना है। इस पे सवाल आता है परसेंटेज में, एक सवाल, इसको आज हम क्लियर करेंगे। एक सवाल क्लियर करेंगे। यहाँ पे क्या लिखा हूं समझना, प्राइस इनटू कंजप्शन इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर, यानी कि प्राइस मतलब कीमत या मूल्य, हिंदी में कीमत या मूल्य कुछ भी बोल सकते हैं। कंजप्शन का मतलब होता है खपत, उपभोग, यानी हम कितना कंजप कर रहे हैं, कितना उपभोग कर रहे हैं, कितना खपत। खर्च या व्यय वो होता है हमारा कि कितना हम उसके पीछे व्यय कर दिए, खर्चा कर दिए। जैसे समझो बात को, मान लो मार्केट में 200 रुपए केजी सेब है, मार्केट में 200 रुपए प्रति केजी सेब है। 200 रुपए प्रति केजी सेब का क्या है, मूल्य है ना। ये जो 200 रुपए प्रति केजी बोल रहा हूं मैं, ये 200 रुपया पर केजी, ये रेट बोल रहा हूं, प्राइस बोल रहा हूं मैं, मूल्य बोल रहा हूं मैं, मूल्य बोल रहा हूं ये मैं। अच्छा क्या बोल रहा हूं, 200 रुपया पर केजी, यानी 1 केजी का मूल्य बोल रहा हूं। 1 केजी पर केजी मतलब 1 केजी, और 200 रुपया क्या हो गया, प्राइस। यानी सर 1 केजी सेब का मूल्य 200 रुपया है, इसीलिए उसका रेट बोला गया 200 रुपया पर केजी। तो इस 200 रुपए पर केजी में अगर मान लो मुझे 2 किलो सेब चाहिए, कितना चाहिए, यानी मेरा घर का खपत, मेरे घर पे सेब का खपत 2 केजी है आज। तो मैं जब जाऊंगा सेब खरीदने तो सेब का प्राइस है 200 रुपया पर केजी, और मेरा खपत आज का है 2 केजी। कितना मैं उपभोग करने वाला हूं सेब, मुझे कितना केजी सेब चाहिए वही खपत है। कितना केजी हमको चाहिए, 2 केजी चाहिए। तो बताओ 200 रुपया पर केजी के हिसाब से अगर 2 किलो चाहिए तो क्या मेरा पॉकेट से खर्चा जो होगा, पैसा जो खर्च होगा वो 400 रुपया होगा। ये जो 200 गुणे 2 किया तभी ना 400 आया। तो क्या है फॉर्मूला एकदम 100% ट्रू लग रहा है। सर 1 केजी का मूल्य गुणे कितना केजी चाहिए कर दीजिए, आपको पैसा निकल जाएगा, 100 रुपया खर्चा होगा। क्लियर है बाबू? ये फॉर्मूला समझ में आ गया कि कीमत में खपत का गुणा हो तो क्या आता है, खर्च। खर्च का ही दूसरा नाम व्यय है, और उसी को अंग्रेजी में एक्सपेंडिचर कहते हैं। तो बताइए अगर 160 रुपए केजी अंगूर है, कैसे है, 160 रुपया केजी, और मुझे 4 किलो अंगूर चाहिए, तो मेरा खर्चा कितना होगा। आपको 160 गुणे 4 कर लो 640। अब इसी बात को उल्टा सोचना, हम गए अंगूर खरीदने और मेरा 640 रुपया अंगूर के पीछे खर्चा हो गया, और हमको अंगूर मिला 4 किलो,
तो अंगूर का रेट क्या था, प्राइस क्या था? तो आप कहोगे ना टोटल व्यय 640 और आपने 4 केजी खरीदा, ये 4 केजी हमारा मूल्य है कि उपभोग है? तो मैं उपभोग से इसमें भाग दिया होगा 640 में, तभी ना 160 आया मूल्य। तो क्या इस एक फॉर्मूला में 2 फॉर्मूला और छिपा हुआ है? क्या क्या छिपा है सर? सर छिपा है कि अगर ध्यान से देखो, अगर एक्सपेंडिचर को हम कैपिटल ई से लिख रहे हैं, ठीक, और कंजप्शन को हम सी से लिख रहे हैं और प्राइस को हम पी से लिख रहे हैं, तो एक पहला फॉर्मूला तो ये याद रखना है जो लिखा हुआ है कि P इंटू सी बराबर ई, P इंटू सी बराबर ई, जहां P क्या है प्राइस, C क्या है कंजप्शन। कंजप्शन बुझ रहे हो ना क्या होता है? क्या कंजप्शन एक्सपेंडिचर होता है क्या? सर कंजप्शन वो है जितना मुझे चाहिए और एक्सपेंडिचर वो है जितना मेरा खर्च हो गया उसके पीछे। समझ में आ रहा है बात? दूसरा, इसी से अगर हम ई में सी से भाग दे देंगे तो क्या पी निकल जाएगा? यानी जब मुझे प्राइस निकालना होगा तो एक्सपेंडिचर बाई कंजप्शन करना पड़ेगा। सर अगर हमें कंजप्शन ही निकालना है तो क्या मुझे एक्सपेंडिचर बाई प्राइस करना पड़ेगा? पी से भाग दे देंगे तो सी निकल जाएगा। तो ये तीनों फॉर्मूला पे किसी न किसी एक पे सवाल हमेशा बनता है। अब इसका इस्तेमाल कैसे होगा अभी हम बता रहे हैं, बट ये याद रख लेंगे क्या तीनों? P गुणे सी बराबर ई, इसी के माध्यम से नहीं दोनों निकल गया। एक बार हमने C से भाग दिया तो P निकल गया, एक बार हमने P से भाग दिया तो C निकल गया। ठीक है जी, चलो इस पे सवाल कैसा होता है वो दिखाते हैं हम आपको। ठीक, एक छोटा सा सवाल, हाँ हाँ लिख लो लिख लो, एक कराऊंगा क्वेश्चन। P इंटू सी बराबर ई होता है। यहां पे आपको 3 टर्म दिखाई दे रहे हैं, प्राइस, कंजप्शन, एक्सपेंडिचर। पहला केस होता है कि सर एक्सपेंडिचर यानी ई कांस्टेंट हो जाए, हिंदी में लिखा रहेगा अपरिवर्तित, या फिर क्या बोल सकते हैं समान। नियतांक नहीं रे बाबू, तो कोफिशिएंट हो जाए, मतलब फिक्स हो जाए। कहने का मतलब आम भाषा में बोले तो फिक्स रहे, यानी बदले ना, बदले। तो जब ऐसा होगा कि एक्सपेंडिचर कांस्टेंट होगा, ये दोनों आपस में ना इनवर्स रिलेशन रख लेंगे, यानी जो P होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा C के, या फिर जो C होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, नहीं तो कांस्टेंट कभी वो हो ही नहीं सकता। जैसे समझो एक कांस्टेंट वैल्यू 1 एक कांस्टेंट वैल्यू होता है, 1 को हम परसेंटेज चैप्टर में 100% बोलते हैं। तो अगर मेरा इनिशियल एक्सपेंडिचर, पहला दिन मेरा खर्चा अगर 100% है और दूसरा दिन मैं खरीदने गया सामान, उस दिन भी खर्च मेरा 100% रहेगा, तभी ना बोल सकते हैं एक्सपेंडिचर कांस्टेंट है। पहला दिन हम 200 रुपया खर्च किए, दूसरा दिन भी हम 200 रुपया खर्च किए, तभी ना बोल सकते हैं मेरा एक्सपेंडिचर कांस्टेंट है, मतलब बदले ना मेरा खर्च। उस केस में क्या होगा कि सर प्राइस और कंजप्शन एक दूसरे के क्या होंगे, उल्टा। ये इनको क्या बोलते हैं, व्युत्क्रम बोलते हैं, यानी प्राइस P का व्युत्क्रम C या C का व्युत्क्रम C का व्युत्क्रम P हो जाएगा। ये कहना मैं चाह रहा हूं, कब? जब E समान रहेगा। आ रहा है समझ में? सर ऐसा किस सिचुएशन में होगा, थोड़ा देखते हैं। जैसे मान लो आज हम गए सेब खरीदने और आज सेब का रेट है 200 रुपया केजी, ठीक है, और हम आज खरीद लिए मान लो 4 किलो सेब, मान लो 4 किलो सेब खरीद लिए, तो 200 रुपया केजी के हिसाब से 4 किलो सेब खरीदे तो मेरा 800 रुपया खर्च हुआ। मेरा कितना खर्च हुआ? 800 रुपया। कल गए हम 800 रुपया लेके गए और गए सेब खरीदने, पैसा हम नहीं बदलना चाह रहे हैं, हम अपना एक्सपेंडिचर सेम रखना चाह रहे हैं। 800 रुपया मेरा एक्सपेंडिचर था ना,
800 रुपये लेके हम अगले दिन जाते हैं और उस दिन सेब का रेट पूछते हैं तो बोल रहा है 400 रुपया किलो है। कैसे बोल दिया? 400। तो बताओ उस 800 रुपये में अगर 400 रुपये पर केजी वाला सेब खरीदेंगे तो 2 ही किलो खरीद पाएंगे। सर पहला दिन 200 रुपया किलो था तो हम 4 किलो खरीद लिए थे, अगला दिन 400 रुपया किलो है तो हम 2 किलो खरीद पा रहे हैं। क्या ये पहला दिन का प्राइस कंजप्शन 204, प्राइस था 200, कंजप्शन था 4 किलो। क्या अगला दिन वो 400 और 2 बन जा रहा है? क्या ये उल्टा है? उल्टा का मतलब ये कि सर आप प्राइस बढ़ा रहे हो तो कंजप्शन घट रहा है। व्युत्क्रम का ये मतलब है यदि दाम बढ़ेगा तो कंजप्शन घटेगा। उल्टा का मतलब यही हुआ कि अगर प्राइस बढ़ेगा तो कंजप्शन घटेगा, अगर कंजप्शन बढ़ेगा तो प्राइस घटेगा। यही ना मतलब हो रहा है। अब ये सवाल ऐसे पूछा जाता है कि बता देगा कि कितना परसेंट प्राइस बढ़ा और आपसे पूछ लेगा कि कौ परसेंट कंजप्शन घट गया। यानी प्रश्न ऐसे हो जाएगा कि यदि सेब के कीमत में 100% की वृद्धि हुई, ये बताओ पहला दिन 200 रुपए किलो ले रहे थे और अगला दिन 400 रुपए किलो हो गया, तो पहले तो यही बता दो कि सेब के कीमत में कौ परसेंट वृद्धि हुआ। तुम कहोगे 200 का सामान 400 में हो गया, जस्ट डबल हो गया, यानी 100% बढ़ गया। तो सेब के कीमत में अगर 100% बढ़ा तो उसका कंजप्शन कौ परसेंट कम हो जाएगा। अच्छा ये बताओ अगर कीमत बढ़ा है तो खपत घटेगा ना। तो हमें यही जानना होता है प्रश्न में कि कौ परसेंट घटेगा। कोनो एगो दिया रहेगा, अगर प्राइस दे दिया तो कंजप्शन पूछेगा और कंजप्शन दे दिया तो प्राइस पूछेगा। अच्छा जरूरी नहीं है कि हमेशा कंजप्शन बढ़े करेगा, हो सकता है कंजप्शन कम हो तो प्राइस बढ़ जाएगा, हो सकता है प्राइस कम हो तो कंजप्शन बढ़ जाएगा। लेकिन ये सब कब होंगे? जब आपका एक्सपेंडिचर अपरिवर्तित या समान रहेगा, तभी रहेगा। तो इसके लिए डिसाइड करना है ना कि अगर प्राइस मेरा 100% बढ़ा तो कंजप्शन कौ परसेंट घटा, ये क्विक निकालना है। तो आपको इसका एक रूल AB रूल पढ़ना है। वो AB रूल क्या है समझा देता हूं, बस थोड़े देर में समझ जाओ। नहीं वो सब नहीं, यहां घुमा लो थोड़ा, इसको समझना AB रूल क्या है। A और B में उसके लिए इस्तेमाल करता हूं जिन दोनों में चेंजेज होते हैं। जैसे आप P और C है ना, उनके लिए मैं A और B बोल रहा हूं। यानी AB रूल ये कहता है कि A बढ़ेगा तो B घटेगा, अगर A घटेगा तो B बढ़ेगा। यही है हमारा AB रूल जो इस पे काम करेगा आपका। अच्छा ये काम कैसे करता है? सपोज A और B में रिलेशन पता करना है, तो मान लो ये 100% बढ़ा, A अगर 100% बढ़ा तो B डेफिनेटली घटेगा। कैसे घटेगा देखना ध्यान से बाबू, आप इसका फ्रैक्शन तुरंत लिखना। 100% का फ्रैक्शन क्या 1/1 होगा? अरे 1 ही बोला जाता है, लेकिन क्या 1 को हम 1/1 लिख सकते हैं? और चूंकि वृद्धि है तो प्लस लिखना। अब इसका ये B वाला पोर्शन कैसे होगा देखना ध्यान से। न्यूमरेटर जो हुआ है ना +1, इसका उल्टा करना है। +1 का अपोजिट साइन -1, और बेस क्या होगा? इन दोनों को कंबाइंड करके, तो 1 + 1 2, यानी सर B का फ्रैक्शन होगा 1/2। अच्छा 1/2 का परसेंटेज सर माइनस में भी तो है, जैसे प्लस वृद्धि को बताता है वैसे माइनस कमी को बताएगा। यानी AB रूल यही कहता है कि एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा, अगर एक घटेगा तो दूसरा बढ़ेगा। जैसे देखना अभी मान लो A में 20% की कमी आ गई, ऐसा कोई डेटा दिया है कि एक डेटा जो था जैसे प्राइज था उसमें 20% कमी हो गया, तो हमको पता करना इस कमी की वजह से B कितना बढ़ जाएगा ये पता करना है। तो इसका फ्रैक्शन लिखोगे तो -1/5 लिखोगे। अब देखो न्यूमरेटर मैंने बोला है, न्यूमरेटर का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं करना है, सिर्फ साइन चेंज करना है। तो जो -1 है क्या बन जाएगा +1। लेकिन जो बेस लिखना है ना, ये दोनों को कंबाइंड करके लिखना है। तो 5 - 1 पढ़ोगे ना जी, तो 5 - 1
यहाँ 4 लिखना होगा, 6 नहीं। 6 तो तब होता जब यहाँ प्लस रहता। आ रहा समझ बात? तो 1/4 कोएफिशिएंट होता है और ये प्लस में आया है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे? 25% वृद्धि। यानी कि सर ए अगर 20% कम होगा तो बी % बढ़ेगा, ए अगर 100% बढ़ेगा तो बी % घटेगा। क्या ए बी रूल समझ में आ रहा है? वही चीज यहां लगाना होगा। आप नोटिस करो, क्या आपका प्राइस 100% बढ़ा था? 200 से 400 हुआ था, तो कंजप्शन 100% अगर प्राइस बढ़ा तो कंजप्शन 50% गिरेगा। क्या पहला दिन आप 4 किलो खरीदे थे और दूसरा दिन 2 किलो खरीदे, कितना कम हो गया? कितना प? 4 पे। और 2 की कमी 4 पे % होता है? 50%। आ गया? क्या बात समझ गए? ये चर्चा जारी रहेगा, कल यहीं से शुरू करेंगे, अभी खत्म नहीं हुआ है, कल इसके आगे बढ़ाएंगे। थोड़ा